नमस्कार दोस्तों। आज की ज्योतिष की इस वीडियो में आपको एक आयु निर्णय एज के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ज्योतिष आचार्य जितने भी हुए हैं आज तक, उन्होंने यही कहा है कि कोई भी कुंडली देखने से पहले आयु का जरूर निर्णय कर लेना चाहिए। अष्टम भाव पर अवश्य ही दृष्टि डालनी चाहिए। तो अष्टम जो भाव है वो एक कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यमेव निरंजनम, गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम, सत्यमेव परम पदम। मंत्र ही सत्य है, पूजा सत्य है और सत्य ही उस ईश्वर का नाम है जिसमें सत्य की सारी लौ जलती है। गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम, गुरु के वाक्य सदा सत्य ही है और सत्यमेव परम पदम, और सत्य ही वह परम पद है जिसके लिए मनुष्य योनि में आकर के हमेशा प्रभु के गुणगान किया करता है। सत्य ही वह परम पद है। आज की ज्योतिष की इस क्लास में मैं आपको आयु के बारे में बताना चाहूँगा। आयु निर्णय, हालांकि आयु का जो निर्णय है वो कई आधारों पर ज्योतिष शास्त्र में किया गया है, फिर भी एक मेथड के अनुसार मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी 12 राशियाँ होती हैं कुंडली में, वो चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि के रूप में होती हैं। अब मैं बताऊंगा आपको चर राशि। चर राशियां 1, 4, 7, 10 यानी मेष, कर्क, तुला और मकर। मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चार राशियां होती हैं। एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन। स्थिर राशियां जो होती हैं वे है वृष, सिंह, वृश्चिक व कुंभ। टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, ये जो हैं स्थिर राशियां हैं। द्विस्वभाव वाली राशियां, जिनके द्विस्वभाव होते हैं, वो राशि हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इन्हें हम कहते हैं जैमिनी, विर्गो, सैजिटेरियस और पाइसेस। ये द्विस्वभाव वाली राशियां हैं। अब इनकी कैलकुलेशन करते समय हम देखेंगे कि ये जो दीर्घायु वाली राशियां हैं, दीर्घायु, मध्यमायु और अल्पायु, इसमें हम देखेंगे कि जो दीर्घायु है उसमें चर राशि और चर राशि, ये दोनों यदि मिले हों तो दीर्घायु होती है। स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि, इनका योग है तो दीर्घायु होती है। मध्यम आयु में देखिए चर राशि और स्थिर राशि, ये मध्यम आयु को बताते हैं। द्विस्वभाव राशि और स्थिर राशि एक भी मध्यम आयु को बताते हैं। योग इनका यदि इस तरह से कुंडली में होता है। अल्पायु में देखिए चर राशि और द्विस्वभाव राशि, फिर स्थिर राशि और स्थिर राशि, ये अल्पायु वाली योग बताते हैं। अब मैं आपको कुंडली दिखाता हूं। ये देखिए, ये कुंडली है। इस कुंडली में आप देख रहे हैं, ये देखो कर्क लग्न की कुंडली है। दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, तीसरा स्थान खाली है, चौथे स्थान खाली है, पांचवा स्थान में देखिए आप सूर्य और बुध हैं, छठे स्थान में देखिए शुक्र और राहु हैं, सातवें स्थान में देखिए चंद्रमा है, आठवें स्थान में देखिए खाली है, नौवां स्थान खाली है, दसम स्थान खाली है और 11वें स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हैं और 12वें स्थान में केतु है।
अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस कुंडली में देखिए आप, लग्न, लग्न इजकल टू पी। लग्न का मतलब है कि लग्न में कर्क राशि है, तो कर्क राशि इजकल टू पी। जैसे यहाँ पर दिया दीर्घायु में चर राशि, चर राशि जो है ये चर राशि है कैंसर। कैंसर जो मैंने यहाँ बताया था कि कौन सी राशि है, कौन सी, ये देखो चर राशि, जो ये स्थिर राशि है, ये द्विस्वभाव राशि है। तो चर राशि में आ गया आपका लग्न, लग्न इजकल टू पी। और चंद्रमा, चंद्रमा देखिए, चंद्रमा यहाँ पे सप्तम भाव में है चंद्रमा, और किस राशि में है, ये है आपका मकर राशि में। तो 1 4 7 10 जो राशियां होती है, मकर राशि भी जो है चर राशि होती है। तो लग्न भी पी और चंद्रमा भी पी, तो ये हो गए दीर्घायु के लक्षण। फिर दूसरा देखिए लग्नेश, लग्नेश मतलब कर्क राशि का जो लॉर्ड है, जो कैंसर का लॉर्ड है, लॉर्ड इज सिटिंग ऑन दी 7th हाउस, 7th हाउस ईयर। तो जो लग्नेश है, लग्नेश यहाँ पर चर राशि में बैठा हुआ है पी। और अष्टमेश, अष्टमेश देखिए, अष्टम, अष्टम में जो है कुंभ राशि है। तो अष्टमेश, अष्टमेश का जो स्वामी है वो है शनि। शनि कहाँ बैठा हुआ है, देखिए कर्क राशि में बैठा हुआ है, ये भी पी है, ये भी चर राशि है। तो ये हो गया लग्नेश और अष्टमेश। लग्नेश बैठे हुए हैं देखो चर राशि में पी में, और जो अष्टमेश है, अष्टम का जो स्वामी है वो बैठा हुआ है लग्न में, ये भी चर राशि में बैठे हुए हैं, तो ये भी पी। तो पी, पी इजकल टू पी, ये भी दीर्घायु के लक्षण हो गए। अब देखिए जो तीसरा, तीसरा इस कुंडली में हम देखते हैं लगन। लगन कहाँ, लगन ये है, लगन चर राशि है पी। और होरा लग्न, होरा लग्न जो इस कुंडली का जो होरा लग्न है वो वृश्चिक के बाद धनु राशि है, धनु राशि ये है होरा लग्न। तो होरा लग्न है द्विस्वभाव राशि एम। तो यदि लग्न और द्विस्वभाव राशि, यदि पी और एम, लग्न और होरा लग्न, ये दोनों यदि मिलते हैं पी एंड एम, चर राशि और द्विस्वभाव राशि, तो ए आता है। ए का मतलब है अल्पायु, इन दोनों का मतलब है दीर्घायु, पी पी एंड ए का मतलब है अल्पायु। तो चूंकि इस कुंडली में हम देखेंगे कि दो योग तो दीर्घायु के हैं, एक योग अल्पायु का है, इसलिए यह जातक दीर्घायु होगा, इस कुंडली वाला जातक दीर्घायु होगा। ये एक कैलकुलेशन मैंने आपको बताई। अब इस कैलकुलेशन के साथ साथ में मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आयु की जो दशाएं हैं उनमें वृद्धि हो जाती है, और जो कुछ ऐसे योग होते हैं जिनसे आयु की दशाएं में ह्रास होता है, कमी होती है। तो जैसे कुंडली को हम लेते हैं और कैसे आयु की, जो आयु किस तरह से बढ़ती है, योग कैसे बनते हैं, उसमें हम देखेंगे गुरु, शुक्र व शुभ बुध यदि लगन से अष्टम भाव में स्थित हों, गुरु, शुक्र व शुभ बुध यदि लगन से अष्टम भाव में स्थित हों, तो आयु की कक्षा में वृद्धि होती है, बढ़ती है। नंबर 2, जन्म लग्नेश, जो जन्म का जो लग्न है उसका जो स्वामी है कि अष्टम भाव की स्थिति, जन्म लग्नेश की अष्टम भाव की स्थिति यदि अच्छी है तो आयु दीर्घायु होती है। इसी तरह से हम देखेंगे शुभ दृष्ट युक्त बली अष्टम भाव वो अष्टमेश, यदि अष्टम भाव शुभ और बली है और अष्टमेश की स्थिति अच्छी है, अष्टमेश के अच्छे अंश हैं, वो उच्च राशि में बैठा हुआ है, या वो अच्छे ग्रहों से युक्त है, अच्छे ग्रहों से दृष्टि युक्त है,
तो आयु दीर्घायु होती है। अष्टमेश के साथ में शनि, अष्टमेश के साथ में शनि, यदि अष्टमेश के साथ में शनि बैठे हों तो ये भी कुंडली दीर्घायु वाली कुंडली दिखाती है। पाप पीड़ा रहित आयुष कारक शनि, यदि शनि कुंडली में पाप पीड़ा रहित है, यदि ऐसी जगह में बैठा हुआ है जहां पर कोई भी सभी शुभ ग्रह देख रहे हों और आयुष कारक हो, तो उसमें भी कुंडली में दीर्घायु वाली कुंडली बनती है। लग्न, लग्नेश और शुभ ग्रहों से युक्त दृष्टिगत होकर बली हो। किसी भी कुंडली में जो लग्न है और जो लग्न का लॉर्ड है, यदि ये शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों के साथ में पॉइस्टेड हो, बैठा हो, या शुभ ग्रह उन्हें देख रहे हों, तो वह कुंडली एक बली कुंडली होती है और उसमें जो है दीर्घायु, जातक दीर्घायु होता है। आगे देखेंगे शुभ ग्रहों का गुरु, शुक्र व शुभ बुध का केंद्रों में स्थित होना। मैंने आपको पहले बताया था कि कुंडली का 1, 4, 7 और 10, 1, 4, 7, 10 एक केंद्र होते हैं, कुंडली के केंद्र होते हैं। इन केंद्रों में यदि गुरु, शुक्र और शुभ बुध बैठे हों तो ये आयु में वृद्धि कर देते हैं। शुक्र भाव में वृद्धि हो जाती है, साथ में आयु में भी वृद्धि होती है। पाप पीड़ा रहित बली चंद्र, शुभ युत और दृष्ट हो। किसी भी कुंडली में चंद्रमा का बलवान होना जरूरी है, बली होना जरूरी है। चंद्रमा अब या उच्च राशि में बैठा हो या उसके अंश अच्छे हों, शुभ ग्रहों से युत हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, उससे जो कोई भी कुंडली में, किसी भी कुंडली में दीर्घायु वाले ये लक्षण होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कक्षा जो आयु कक्षा में ह्रास होता है वो किस तरह से होता है। उसमें नंबर 1 पॉइंट देखेंगे, शुभ दृष्टि रहित अष्टम भाव में मंगल, सूर्य, राहु, केतु व चंद्रमा की स्थिति। यदि अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो कुंडली के 8वें भाव में, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8वां हाउस है। यदि इस 8वें हाउस में सूर्य, राहु, केतु और चंद्र की स्थिति हो और वे शुभ ग्रहों से दृष्टिगत न हो और अष्टम भाव में मंगल, सूर्य, राहु, केतु व चंद्रमा की स्थिति हो और ये स्थिति ठीक नहीं हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट न हो, तो ये जो है कुंडली के लिए दुखदायी होते हैं। अगला, पाप पीड़ित लग्न व लग्नेश अथवा लग्न व लग्नेश की निर्बलता। हर एक कुंडली में लग्न पर विशेष जोर दिया जाता है। जैसे कर्क लग्न की कुंडली है तो कर्क लग्न की कुंडली में कर्क का जो कैंसर का जो लॉर्ड है, इट इज मून, ये चंद्रमा है। चंद्रमा की अच्छी स्थिति होनी बहुत जरूरी है। चंद्र सहित लग्न से केंद्र में पाप ग्रहों की स्थिति। चंद्र सहित लग्न से केंद्र में पाप ग्रहों की स्थिति। यदि केंद्र में पाप ग्रहों की स्थिति हो 1, 4, 7, 10 में, तो यह भी कुंडली के लिए पाप ग्रह जो कुंडली के केंद्र में हो, यह भी जो है आयु कम करते हैं मनुष्य की, क्योंकि वो सुख भाव में कमी ला देते हैं, उससे सुख में कमी हो जाती है। निर्बल व पाप पीड़ित चंद्रमा, निर्बल व पाप पीड़ित चंद्रमा, चंद्रमा की स्थिति कुंडली में जहां भी हो वह पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे मन का कारक है और उससे जो है मन की स्थिति में फर्क पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए निर्बल व पाप पीड़ित चंद्रमा भी जातक के लिए दुखदायी होता है। कुंडली में
अगला जो हम देखेंगे वो लग्न या चंद्र लग्न की का पापकर्त्री या पाप मध्यस्थ में होना। लग्न या चंद्र लग्न का पापकर्त्री या पाप मध्यस्थ होना। लग्न किसी भी कुंडली को हम देखते हैं, एक तो लग्न कुंडली के माध्यम से, दूसरा देखते हैं हम चंद्र कुंडली के माध्यम से। तो जो लग्न कुंडली है, लग्न हमेशा शुभ ग्रह युक्त होना चाहिए। यदि पाप ग्रहों से युक्त है तो उसमें भी जो दशाएं और अंतर्दशाएं हैं वो जो है जातक के लिए दुखदायी होती हैं। इसी तरह से चंद्र कुंडली में भी चंद्र लग्न जो है जहां पे चंद्रमा है वो भी पाप मध्यस्थ न हो तो कुंडली के लिए ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अगला वाला पॉइंट है कुंडली में प्रबल अरिष्ट योगों की उपस्थिति होना। अब जब कभी भी हम कुंडली देखते हैं तो उसमें शुभ योग और अरिष्ट योग देखते हैं। तो अरिष्ट योग यदि ज्यादा हो तो कुंडली के लिए, वो जातक के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनके माध्यम से हम देखते हैं कि कुंडली कितनी बलवान है और आयु की दृष्टि से कितना जो है दीर्घायु आयु आदमी की बन रही है, जातक की बन रही है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको आज बताए थे कि पाम के जरिए PAM, P चर राशियां, A स्थिर राशियां और M द्विस्वभाव राशियां, और इन राशियों के से हमने कुंडली में देखा कि किस तरह से जो एज है, एज में लॉन्गिटिविटी आती है। एक जो है मध्यमा, एक मिडिल एज बताती है, और एक जो है उसमें अल्पायु या जो 32 ईयर से कम का जो ये आयु बताती है। ये अलग अलग प्रकार से मैंने आपको आज इसमें डिस्कस किया। इसी तरह से कुंडली में आगे भी मैं आपको कुछ विशेष उसके बारे में बताता रहूँगा। और तब तक के लिए आपको मेरा ये जो आज का टॉपिक है ये पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि कुंडली में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ में लाई जा सकें। धन्यवाद।